हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूरिस्टिक सीरीज, जहां पे आज हम लोग एल्काइंस खत्म कर रहे होंगे और लास्ट एल्कीन का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट बच गया था, उसको कंप्लीट कर रहे होंगे। बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं और जैसा हम लोग रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, पहले समझना कि कैसे रिएक्शन होगा, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी पे आते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ तक कर लिया था लास्ट के लेक्चर में। आज हम लोग 47 नंबर रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे सबसे पहला रिएक्शन आपको दिखता है कि कैल्शियम कार्बाइड H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पे कोई भी दूसरा रिएजेंट नहीं लिखा हुआ है। जैसे ही आप ये पढ़ो ना कि कैल्शियम कार्बाइड है, H2O के साथ रिएक्शन है, आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि अरे ये तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड है एल्काइंस का। एल्काइंस में भी बेसिकली इथाइन का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करने का जो मेथड है वो ये वाला है। मतलब कि अगर कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो इससे आपका क्या बनता है, इथाइन बनता है, और इसको इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है इथाइन बनाने के लिए। तो सिंपल, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सीधे आपको रिएक्शन याद रखना है कि कैल्शियम कार्बाइड दिखा, यहाँ पे देखो C2 है, मतलब कि 2 कार्बन वाला ही कंपाउंड बनेगा, तो इथाइन आपको यहाँ पे बना देना है। ठीक है, ये आपको हो गया। अब ये तो हो गई सिंपल रिएक्शन, लेकिन अगर ये क्वेश्चन मान लो घुमाना चाहते हैं आपसे तो क्या क्या पूछ सकते हैं। पहला चीज कि ये रिएक्शन दे देंगे, बोल देंगे कि ये रिएक्शन किसके लिए यूज होता है, तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा कि इट इज यूज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। एकदम सही बात। दूसरा ये क्या कर सकते हैं कि एनसीईआरटी ने कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं कैल्शियम कार्बाइड के बारे में। एनसीईआरटी ने ये बताया कि कैल्शियम कार्बाइड को कैसे बनाते हैं हम लोग। तो कैल्शियम कार्बाइड को बनाने का सबसे पहला तरीका है कि वो सबसे पहले क्या करें, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें, जिसके थ्रू कैल्शियम ऑक्साइड निकले, जिसको क्विकलाइम भी बोलते हैं। क्विकलाइम को फिर हम लोग कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे और वो कैल्शियम कार्बाइड देगा। तो वो घुमा सकते हैं आपको कैसे, कि बोल देंगे कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको हीट किया तो X और Y निकल गया। ठीक है, फिर हमने X को रिएक्ट किया कार्बन के साथ तो एक कंपाउंड Z निकला। जब Z को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा एक कंपाउंड निकलता है A। तो बताओ A क्या है। इस तरीके से वो घुमा सकते हैं आपको। ठीक है, तो आपका आंसर उस समय भी इथाइन नहीं होगा, लेकिन वो बस घुमाएंगे आपको। तो आपको ये रिएक्शन याद रखना है कि कैसे कैल्शियम कार्बाइड बनता है। ठीक है, तो अब एक बार एनसीईआरटी को हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन का, वो ये है कि कैल्शियम कार्बाइड वाला जो रिएक्शन है, जिसमें कैल्शियम कार्बाइड में वाटर डाल के हम लोग कुछ बना रहे हैं, उसमें इथाइन बनता है, और ये जो मेथड है इथाइन के प्रिपरेशन का, उसको इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। दूसरा, कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनेगा वो मैंने अभी समझा दिया आपको, वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो ऐसे ही घुमा सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं दूसरे रिएक्शन में कि अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोग एल्काइंस का प्रिपरेशन देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने इथाइन को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखा है। अब हम लोग दूसरा प्रिपरेशन का मेथड देखेंगे एल्काइंस का, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत जगह क्वेश्चन में दिखेगा, तो इसलिए इसको स्टार मार्क लगा लो और इसको अच्छे से समझ लेना। अब 48 नंबर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जैसे ही आप देखोगे रिएक्शन को, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को एक रिएजेंट दिख रहा है अल्कोहलिक KOH, जो कि आपका बहुत पुराना दोस्त है, जो कि आपने कल ही जो वीडियो थी एल्कीन वाली, उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया था कि अगर आपको अल्कोहलिक KOH दिख जाए तो आपको दिमाग में घुसा लेना है कि अल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन करवाता है, जिसमें कुछ एलिमिनेट होता है। बेसिकली इतना दिमाग में आपको रखना था। उसमें भी अगर आप पीछे जाओगे तो आपको याद है कि वहां पे भी एल्काइल हैलाइड दिया हुआ था, जहां से HBr निकल जाता था और एक पाई बॉन्ड लग जाता था। इतना आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा आपको। ठीक है, मतलब आपको बीटा एलिमिनेशन तो करवाना है इतना पहले स्टेप में, तो ये कंफर्म है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या देख लिया, अल्कोहलिक KOH देख लिया और यहाँ पे एल्काइल हैलाइड आपको दिख रहा है। इस केस में यहाँ पे विसिनल डाइहाइलाइड है। ठीक है, अच्छा कि विसिनल डाइहाइलाइड क्या होता है मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, जिसने नहीं देखा उसको देख लो। अब देखो अल्कोहलिक KOH क्या कराएगा, अल्फा कार्बन से Br निकालेगा और बीटा कार्बन से आपका क्या निकालेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, और यहाँ पे पाई बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रिएक्शन में क्या करना होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड C। ठीक है, इस वाले में से तो H निकला नहीं, तो H वैसे ही रहेगा, Br निकल चुका है और इधर से आपका एक H कम हो चुका है और यहाँ पे Br वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि एक ही Br निकला है। ठीक है, और यहाँ से H निकला है तो यहाँ पे एक H आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आगे समझ में, तो ये पहले स्टेप में क्या बना ये तो आपको सबको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने एल्कीन में डिस्कस किया था। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये जो रिएजेंट दिख रहा है इसको बोलते क्या है। तो ये जो दिख रहा है ये है सोडामाइड। अब अल्कोहलिक KOH को भी हम लोग यहाँ पे यूज करते तो वो काम कर देता है, लेकिन थोड़ा वो डिले दिखाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर एजेंट यूज करते हैं, जो कि इजीली फिर एलिमिनेशन करवा पाए, क्योंकि आपको लगातार एलिमिनेट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करें, सोडामाइड यूज करें इंस्टेड ऑफ अल्कोहलिक KOH। अच्छा, ये भी क्या करवाएगा, ये भी आपका बीटा एलिमिनेशन ही करवाएगा, मतलब एक और पाई बॉन्ड लग जाएगा और ये H ये Br निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अच्छा तो सेम जैसा आपने किया था, जिस एक कार्बन से आप Br निकालोगे, जिसको अल्फा कार्बन बोलोगे, और बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालोगे। तो इस केस में अल्फा कार्बन ये हो गया और बीटा कार्बन ये हो गया। ठीक है, तो निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये बच गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, बन गया आपका क्या, इथाइन। इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है इस ऐसे रिएक्शन में, जहां पे आपको अल्कोहलिक KOH और NaNH2 दिख जाए, जो कि सोडामाइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पहले स्टेप पे क्या करना है, एल्कीन बनाना है, दूसरे स्टेप में आपको एल्काइन बनाना है, ये ध्यान रखना। हो सकता है वो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ऐसे लिख कर ना दे, जैसे यहाँ पे स्टेप वाइज दिया है, वो सीधे सीधे यहाँ पे लिख देंगे कि पहले तो आपको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाना है, दूसरे स्टेप में आपको NaNH2 के साथ रिएक्ट करवाना है। ठीक है, तब आपको यही चीज़ करनी है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, मतलब कि आपको सीधे सीधे यहाँ से एल्काइन बना देना है। अब आपको याद करना है कि एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी। तो सबसे पहले तो आपको याद आएगा कि एनसीईआरटी में लिखा है कि जो NaNH2 आपको दिख रहा है उस रिएजेंट का नाम सोडामाइड है। ठीक है, दूसरा पॉइंट,
यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे HBr निकल रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है। ठीक है, ये हमने वहाँ पे डिस्कस किया था जब हमने बीटा एलिमिनेशन पढ़ा था एल्कीन्स में। ठीक है, बस ये पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में दिखेंगे, एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी अगर खोलोगे तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले कि विस्नल अगर डायहाइड्राइड्स आपको दिख रहा है और उसमें अल्कोहलिक KOH डाला है, तो एक बार पहले तो क्या करेगा, एक HBr निकाल लेगा, उसमें पाई बॉन्ड लग जाएगा जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आप NaNH2 डालोगे जो कि सोडामाइड है। अभी आपको ध्यान देना है कि जो HBr निकलता है वो HBr की तरह आपको मिलता नहीं है यहाँ पे। जो देखो Br क्या है, Br नेगेटिव होगा, तो और अगर NaH2 को अच्छे से लिखोगे तो ऐसा दिखेगा Na+ और NH2 नेगेटिव, तो Br नेगेटिव Na+ के साथ जुड़ के NaBr बना लेता है, और ये जो H+ यहाँ से निकल रहा होगा वो NH2 नेगेटिव के साथ जुड़ के NH3 बना लेता है। मतलब यहाँ पे अमोनिया भी निकल रहा है, NaBr भी निकल रहा है। ये आप ऐसे कंसेप्चुअली याद रखो, समझ में आ जाएगा आपको। सिमिलरली यहाँ पे भी वही क्या है, KBr और H2 यहाँ पे निकलता है। ये भी वैसे ही हुआ है, OH नेगेटिव के साथ H+ जुड़ जाएगा तो H2 बन जाएगा, और K+ के साथ Br नेगेटिव जुड़ जाएगा तो KBr बन जाएगा। आगे समझ में, तो ये रिएक्शन था यहाँ। तो एल्काइंस के प्रिपरेशन का दो मेथड आपको याद रखना है, एक कैल्शियम कार्बाइड का यूज करके बनाते हैं जो कि इंडस्ट्रियल मेथड है इथाइन के फॉर्मेशन का, दूसरा विस्नल डायहाइड्राइड से बनाते हैं जिसमें हम लोग दो रिएजेंट यूज करते हैं, अल्कोहलिक KOH और सोडामाइड। दो इसलिए यूज करना पड़ता है क्योंकि अगर अल्कोहलिक KOH को ही दो बार करेंगे यूज तो वो काम कर जाएगा लेकिन स्लो काम करेगा, इसलिए सोडामाइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एजेंट है उसको यूज करते हैं। अब चलते हैं अगले रिएक्शन पे। तो यहाँ तक हमने देख लिया, अब आते हैं हम लोग 49 नंबर रिएक्शन में। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक एल्काइन ग्रुप है जिसमें मतलब कि आपको एक ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है और यहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कोई अलग से रिएजेंट यहाँ पे नहीं लिखा है, सोडियम के साथ रिएक्शन वही यहाँ पे रिएजेंट है। अच्छा, तो आपको इसमें क्या करना होता है, सिंपल याद रखो, अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, मतलब कोई एल्काइन दिख जाए और वहाँ पे सोडियम दिख जाए या फिर सोडामाइड दिख जाए, NaNH2 दिख जाए, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है उससे जो अटैच हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। कैसे होता है अभी हम लोग एनसीईआरटी जब खोलेंगे उसमें देखेंगे। आपको उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है जो भी यहाँ पे एजेंट है, जैसे इस केस में आपका Na है, इस केस में भी आपका Na निकलेगा, वो भी देख लेंगे। तो आपको यहाँ पे इस H को सोडियम से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, पहले स्टेप में बन जाएगा CH, क्योंकि इस H को रिप्लेस नहीं किया अभी हमने, ट्रिपल बॉन्ड CNA। ठीक है, अच्छा इसका नाम क्या बोलते हैं इसमें, क्योंकि एक सोडियम है तो मोनोसोडियम और दो कार्बन है इसलिए इथाइनाइड, ये आप इसका नाम होता है, तो मोनोसोडियम इथाइनाइड इसका नाम हो गया। फिर दूसरे स्टेप में अब ऐसा तो नहीं एसिडिक हाइड्रोजन खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से लगे हुए कार्बन से एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आप अगले स्टेप में इसको भी रिप्लेस कर दोगे, तो आपका अगले स्टेप में जो बनेगा फाइनल प्रोडक्ट वो बनेगा CNA। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ Na लग चुका था पहले से, अब ये हो जाएगा डाइसोडियम इथाइनाइड। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको एल्काइन दिख जाए, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए H दिख जाए और वहाँ साथ में सोडियम या फिर सोडामाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो आपको एसिडिक हाइड्रोजन को Na के साथ रिप्लेस करना, सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन को करना है, वो अभी हम लोग देख लेंगे इस वाले रिएक्शन में। अब आपको ये रिएक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, क्या यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन पे एक H तो दिख रहा है हमें, इस वाले कार्बन पे H नहीं है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा इस केस में, सिर्फ इस वाले H को आप हटाओगे, तो जो रिएक्शन आपका जो फाइनल आपका आंसर आएगा वो आएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA। ठीक है, ये होता है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मोनोसोडियम प्रोपाइनाइड या फिर सोडियम प्रोपाइनाइड, जो भी आपको बोलना है। ठीक है, ये आपको करना होता है। तो जब भी आपको एल्काइन दिख जाए, सोडियम या सोडामाइड दिख जाए, आपको एसिडिक हाइड्रोजन हटाना है और Na वहाँ पे रिप्लेस कर देना है। Na ही क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, क्यों, देखो इसमें होता क्या है बेसिकली कि ये जो है एसिडिक होता है, क्यों होता है अभी रीजन उसका अच्छे से देख लेंगे हम लोग। तो ये क्या करेगा, प्रोटोन निकालेगा, तो पहले स्टेप में ये वाला प्रोटोन निकालेगा, अगले स्टेप में ये निकालेगा, क्योंकि इसके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये कैसा बनेगा, H+ देने के बाद ये क्या बन जाएगा, एक एनाइन बन जाएगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो अब इसके साथ क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला मतलब कैटाइन जुड़ेगा, तो इसलिए Na यहाँ पे आपका जुड़ जाता है Na+ के फॉर्म में, ये होता है आपका। फिर अगले स्टेप में ये H निकलता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है, फिर यहाँ पे भी Na+ जुड़ जाता है, ये होता है यहाँ पे। सिमिलरली इस केस में भी वही होगा, पहले नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये वाला Na+ और NH2 नेगेटिव में होता है तो नेगेटिव तो जुड़ेगा नहीं, तो Na+ आके यहाँ पे जुड़ता है। ठीक है, ऐसा में अब हम लोग एनसीईआरटी खोलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो रिएक्शन आपने अभी देखा ना, इसको हम लोग यूज करते हैं एल्कीन, एल्केन और एल्काइंस को सेपरेट करने के लिए। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला कि आप सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे और एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ आपको एल्काइन से केस में देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जो आपने अभी यहाँ पे दो एजेंट्स देखे, एक सोडियम मेटल और एक सोडामाइड, दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, इसीलिए वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ऑब्वियसली बेस जो है एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि इथीन और इथेन जो है ये रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, इथीन और इथेन जो है यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, और इसीलिए इस रिएक्शन को जो अभी हमने देखा सोडियम और सोडामाइड के साथ, इसको यूज करते हैं एल्काइंस, एल्कीन्स और एल्केन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि एल्कीन्स और एल्केन्स ये रिएक्शन क्यों नहीं दिखाते हैं। ये रिएक्शन इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि आपको यहाँ पे बेस है, तो बेस के साथ रिएक्ट करने के लिए एसिड चाहिए, तो जो H+ डोनेट कर पा रहा होगा इजीली वही यहाँ पे रिएक्ट करेगा। अब होता क्या है कि जो इथाइन है वो इजीली आपका प्रोटीन डोनेट कर पाता है, ठीक है, इजीली प्रोटीन डोनेट कर पाता है, प्रोटॉन निकाल पाता है, इसलिए वो यहाँ पे रिएक्शन शो करता है। लेकिन एल्कीन्स ऐसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, देखो जो इथाइन है उसमें जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज है,
तो यहाँ पे मैक्सिमम एस कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन अगर आप देखोगे तो वो एल्काइंस के पास है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इजीली नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर रख पाएगा और स्टेबल रहेगा तब भी। इसीलिए एल्काइंस प्रोटॉन देने के बाद भी स्टेबल रहते हैं। लेकिन एल्कीन्स और एल्केन्स के केस में ऐसा नहीं है, उसमें एक में sp2 है, एक में sp3 है, तो वो नेगेटिव चार्ज को उतना अच्छे से नहीं रख पाते अपने ऊपर, मतलब स्टेबिलिटी की दिक्कत आ जाती है, इसलिए वो H+ रिलीज नहीं करते हैं इतनी ईजिली। और इसीलिए सबसे ज्यादा अगर एसिडिक कैरेक्टर आप देखोगे, जो कि यहाँ पे ट्रेंड भी दिया है एनसीईआरटी ने, वो इथाइन का है, फिर इथीन का है, फिर इथेन का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे sp3। ऐसा समझ में पहली चीज। दूसरा आपको दिखे कि भैया यहाँ तो सारे के सारे एल्काइंस हैं, तो यहाँ पे फिर एसिडिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड करें? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर सारे के सारे एल्काइंस हैं, फिर आप देखोगे एसिडिक हाइड्रोजन है भी या नहीं है। जैसे यहाँ देखोगे तो ट्रिपल बॉन्ड से जो जुड़े हुए कार्बन्स हैं उनके पास एक एक हाइड्रोजन है अपना अपना, तो यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट है। इस केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे जो एल्काइन से जुड़े हुए कार्बन है उसमें एक ही हाइड्रोजन आपको देखने को मिला, मतलब यहाँ पे एक ही आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि एसिडिक है। और इस केस में आपका एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि देखो ये भी कार्बन खाली है, ये भी कार्बन खाली है। ऐसा समझ में? तो क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो आप सिंपल कह सकते हो कि इसीलिए जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो ऐसा होगा। जब H+ होगा ही नहीं तो डोनेट क्या करेगा वो, ठीक है, सिंपल। तो ये दोनों चीज मैंने बता दी आपको। इसलिए यहाँ पे देखो रिएक्शन एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि जो ब्यूट-1 आइन है वो तो ये रिएक्शन दिखाता है, लेकिन ब्यूट-2 आइन नहीं दिखाता है। क्यों? सिंपल, अगर आप ब्यूट-1 आइन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें एक कोने में एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा, लेकिन ब्यूट-2 आइन क्योंकि बीच में पड़ जाता है तो उसमें एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्यूट-2 आइन है ये, यहाँ पे एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो आप सिंपल ये भी कह सकते हो कि ये जो रिएक्शन है सिर्फ टर्मिनल एल्काइंस दिखाती है, वही मैंने यहाँ पे लिखा होता है। क्यों दिखाती है? क्योंकि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, बाकी अगर बीच में पड़ गया तो उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा ही नहीं, मतलब हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो कहाँ से डोनेट करेगा वो, ऐसा समझ में? तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बता दिया आपको। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर कभी कोई पूछता है कि क्या सारे हाइड्रोजन एटम जो एल्काइंस में होते हैं वो एसिडिक होते हैं? नहीं। अभी आपने देखा कि इस केस में जब हमने बात किया तो यहाँ पे तो 2 ही हाइड्रोजन थे जो कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए थे, तो ये तो एसिडिक थे। लेकिन इस केस में हमने देखा कि सिर्फ एक एसिडिक हाइड्रोजन, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन नहीं है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ये आपको सिंपल याद रखना है, सारे हाइड्रोजन एटम जो है एल्काइंस के वो एसिडिक नहीं होते। सिर्फ कौन से होते हैं? जो हाइड्रोजन एटम्स ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं वही एसिडिक होते हैं, ठीक है। आगे समझ में, ये सारे आपके किसी तरीके से आ सकते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में, एसोसिएशन के फॉर्म में, इसको ध्यान देना। रीजन मैंने समझा दिया, ये आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। रिएक्शन देख लिया, अब चलते हैं हम लोग अगले रिएक्शन पे। तो यहाँ तक हो गया, अब आते हैं हम लोग 51 नंबर रिएक्शन पे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे, अरे यहाँ पे मेरे को फिर से अल्काइन दिख रहा है और यहाँ पे Br2 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे CCl4 रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन आपको समझ लेना अगर Br2 लिखा है तो CCl4 वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा रिएक्शन हमने एल्कीन्स में देखा था, आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि एल्कीन्स दिया होता था, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 होता था, तो हम लोग क्या करते थे? विसिनल डायहाइड्स बनाते थे, मतलब कि एक पाई बॉन्ड तोड़ते थे, एक पाई बॉन्ड को तोड़ते थे और Br को जोड़ देते थे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी वही करना है, बस यहाँ पे 2 बार करना हो, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स है। तो एक बार आप पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, एक बार आप क्या करोगे? पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, तो आपका क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH Br, ठीक है। अगले स्टेप में फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, आपका बन जाएगा CH3 C सिंगल बॉन्ड CH Br पहले से था ही, अब एक और Br ऊपर लग जाएगा, तो ये आपका बनता है। सबसे पहले आपको याद आएगा अगर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 वाला रिएक्शन था तो उसमें उसको हम लोग किस लिए यूज करते थे? वो एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन यूज होता था। क्यों? क्योंकि उसमें पहले रेडिश ऑरेंज कलर रहता है और जब Br2 ऐड हो जाता है CCl4 से निकल के, तो अब CCl4 खाली है तो उसका जो कलर था रेडिश ऑरेंज वो हट जाता है, वो कलरलेस हो जाता है। वही एज ए टेस्ट हम लोग यूज करते हैं अनसैचुरेशन के लिए। तो यहाँ पे भी सेम चीज रहेगा। और रिएक्शन कैसे होता है ये आपको समझा दिया। पाई बॉन्ड तोड़ना है, पहले स्टेप में आपका 2 Br जुड़ जाएंगे, अगले स्टेप में और 2 Br जुड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ जो है अलग अलग कार्बन पे आपको Br जोड़ना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एनसीईआरटी देख लेते हैं इसमें। तो एनसीईआरटी में आओगे तो सबसे पहले तो एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन वाला रिएक्शन है, ये तो हमने पहले किया हुआ है एल्कीन्स में, तो वो सेम ही चीज़ है, मतलब सारे पाई बॉन्ड्स तोड़ के यहाँ पे एल्कीन बनाया हुआ है, ठीक है। एडिशन ऑफ हैलोजन्स हम लोग देख रहे थे, तो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, सिंपल चीज़, मैंने पहले भी आपको बताया ये चीज़, और जो हमने अभी डिस्कस किया वही चीज़ है, इसमें और कोई खास चीज़ डिस्कस नहीं करनी हमें। आगे चलते हैं अगले रिएक्शन पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अरे एल्काइंस फिर से आ गया और इस बार HBr है। क्या HBr से आपको याद आ रहा है कुछ? क्योंकि HBr से याद आना चाहिए, अगर याद नहीं आ रहा तो फिर गड़बड़ है। HBr देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर पाई बॉन्ड है HBr है, मतलब कुछ ना कुछ मार्कोनिकोव दिमाग में आना चाहिए। पेरोक्साइड होता तो एंटी मार्कोनिकोव आता, ठीक है। ये भी आना चाहिए कि पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr के केस में लगता है, HCl HI है तो नहीं लगता है। जिसको समझ नहीं आ रहा है वो एल्केन्स जाके देख ले, ठीक है, अच्छे से मैंने डिस्कस किया। रिवीजन करके आना, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है इसका। जो मैं बता रहा हूँ उसको बार बार रिवीजन में अपने डाल लो। एक बार आपने देख लिया वीडियो, आप रोज रिवाइज करने बैठ जाओ उसको, नहीं तो कोई मतलब नहीं है वीडियो, फिर ये देख के फिर भूल जाओगे। अच्छा, तो यहाँ पे आपको ये दिमाग में कि HBr है तो मतलब कुछ तो ऐसा ही होगा, कार्बोकेटाइन वाला जो सीन था वैसा बनाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें कार्बोकेटाइन बनाते तो हैं सिर्फ प्रोडक्ट निकालने के लिए, इसमें कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, पाई बॉन्ड तोड़ के कार्बोकेटाइन बनाना है। जो पॉजिटिव वाला है उसमें आपको 2 Br जोड़ देना, मतलब इस केस में जेमिनल डाइहाइड्स बनते हैं आपके, मतलब सेम कार्बन पे ही 2 Br जुड़े होंगे इसमें। तो करना क्या है, सिंपल कि आपको दोनों पाई बॉन्ड्स तोड़ देना है, ठीक है। आंसर निकालने के लिए बता रहा हूँ आपको क्या करना है, दोनों पाई बॉन्ड्स को तोड़ देना है, कार्बोकेटाइन बना लेना है, और जो प्लस वाला साइन है उसी में आप Br नेगेटिव को जोड़ोगे 2 बार, तो Br और Br,
तो ये आपका बनता है कुछ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड सी Br सेम इसके लिए करोगे। पाई बॉन्ड को तोड़ के आपको कार्बोकेटाइन पहले बनाना है, तो उसमें बीच वाले बनाओ क्योंकि ज़्यादा ऑब्वियसली स्टेबल है, उतना ध्यान नहीं देना है, एक्जैक्टली वो नहीं है, बस मैं आंसर निकाल के बोल रहा हूँ। तो प्लस बीच में आएगा आपका और फिर Br आपका जुड़ जाएगा, तो ये आपका बनता है जेम डाइलाइट्स, जेमिनल डाइलाइट्स बनते हैं, मतलब सेम कार्बन पे 2 Br लगते हैं इसमें, ठीक है। इसमें कोई रीअरेंजमेंट वाला केस नहीं है, तो सिंपल है, पर ध्यान रखना कि HBr जैसे दिमाग में आएगा तो आपको याद चाहिए उसमें कार्बोकेटाइन बनाते थे, क्योंकि मार्कोनी को लगाने मैंने मना किया था, ठीक है। तो सेम इसमें भी कार्बोकेटाइन बनाए, लेकिन कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता यहाँ पे, तो सीधे सीधे कार्बोकेटाइन बनाना ताकि आपको पता चले कि किस पे आपको Br जोड़ना है 2 बार। तो वही देखो यहाँ पे किया है, पाई बॉन्ड्स तोड़ दिया और एक ही कार्बन पे दोनों Br जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पे भी वही किया, देखो पाई बॉन्ड्स को तोड़ के एक ही कार्बन पे Br जोड़ दिया, ठीक है। आगे समझ में, तो सेम यही चीज़ करनी है। यहाँ पे जेमिनल डाइलाइट्स बनते हैं, 2 मोल ऑफ हैलोजेंस यहाँ पे जुड़ते हैं, तो ये सेम चीज़ हमने डिस्कस कर ली। आगे चलते हैं अगले रिएक्शन पे। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग अपने 54 नंबर रिएक्शन पे, जिसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक अल्काइन है, ठीक है, H2O आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, किसके प्रेजेंस पे वो इंपॉर्टेंट है। ये रीजन अगर आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है, एक्जैक्टली आपको याद होना चाहिए। अगर आपको दिख जाता है Hg2+ इन द प्रेजेंस ऑफ H+ मतलब किसी एसिड से आया होगा, तो यहाँ पे एसिड जो होता है वो H2SO4 होता है, और Hg2+ जो है मर्क्यूरिक सल्फेट से आता है, तो वो एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी। तो जो रिएजेंट है वो है मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये 2 अगर रिएजेंट दिखता है, अगर कंप्लीट लिखा है या फिर ऐसे आधा करके लिखा है, तो वो आपको समझ आना आयनिक फॉर्म में लिखा है, या फिर आपको ध्यान रखना है अगर Hg2+ है मतलब कोई मर्क्यूरिक आयन है, और H+ है मतलब जो कि एसिड से आया है H2SO4 से, तो आपको इसमें क्या करना है, H2 को ऐड करवाना होता है। कैसे करवाओगे, एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है, पाई बॉन्ड तोड़ के प्लस माइनस करोगे दोनों कार्बन पे, एक पे प्लस आएगा एक माइनस आएगा, जो प्लस वाला है उस पे आप क्या करोगे, OH नेगेटिव को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो पहले आपका बनता है पहले स्टेप में अल्कोहल, उसके बाद अल्कोहल से क्योंकि ज्यादा स्टेबल कीटोन होता है तो आप उसको कीटोन में कन्वर्ट करते हो, और यही जो चीज आप करते हो ना, ये जो आइसोमराइजेशन आपने किया कुछ सेम है, बस फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, वो टॉटोमराइजेशन कहलाता है। ये जो पिक आपने किया इनोल से, जो अल्कोहल वाला फॉर्म उसको इनोल बोलते हैं, और जो कीटोन बनता है तो इनोल से कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए आप कीटो बनाते हो, फाइनल आंसर आप कीटो देते हो। तो ये जो आपने किया इसको टॉटोमराइजेशन बोलते हैं, इसलिए जो लोग सोचते हैं कि भैया टॉटोमराइजेशन तो है ही नहीं एनसीईआरटी में, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी नाम से नहीं किया, लेकिन इसमें लिखा है आइसोमराइजेशन, और ये जो किया है वो टॉटोमराइजेशन होता है, और इसलिए क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कभी कभी। तो कैसे करना है इस सेक्शन को देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको एल्काइन दिख जाए H2 के प्रेजेंस में और यहाँ पे रिएजेंट डाला हो Hg2+ और H+, तो आपको करना क्या है, H2 का एडिशन करवाना है अपने पाई बॉन्ड पे। तो आपको क्या करना है, एक पाई बॉन्ड तोड़ना है, प्लस माइनस लिख देना है। जो प्लस वाला कार्बन उस पर नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा H2 का, तो OH नेगेटिव जो है वो प्लस वाले पे जुड़ जाएगा, तो आपको कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहले स्टेप में CHOH यहाँ पे जुड़ गया, 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे अभी भी रहेगा क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ा है आपने, और CH यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा तो CH2 हो जाएगा, ठीक है, H यहाँ पे जुड़ गया। आगे समझ में, तो ये जो आपका बना है क्या बना है, आपको दिख रहा है अल्कोहल बना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनॉल फॉर्म। दूसरे स्टेप में अगर आप देखोगे तो अब आपको क्या करना है, आपको H शिफ्ट करवाना है, मतलब यहाँ से H उठ के इधर आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका बन जाता है कुछ ऐसा, CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 था, अब यहाँ पे एक H और आ गया है, तो यहाँ पे CH3 हो गया। तो ये आपको क्या बन रहा है, क्या ये कीटोन दिख रहा है, नहीं कीटोन नहीं है, ये यहाँ पे एल्डिहाइड बना है, तो ये आपका इथेनॉल बना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो फाइनल आंसर आपको है ये देना है, और मोस्टली क्या करते हैं वो A भी लिख के पूछ लेते हैं कि A और B बता दो दोनों क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो A आपका यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है, और इस केस में आपका जो है इथेनॉल बन रहा है, ठीक। इसको हम लोग देख लेते हैं आंसर, ठीक है। तो आगे समझ में कैसे करना है आपको क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब आओ इस क्वेश्चन करो, क्या करना है आपको, सबसे पहले पाई बॉन्ड को तोड़ना है और प्लस साइन लगा देना है, प्लस और माइनस, तो यहाँ पे प्लस यहाँ लगाओगे, माइनस यहाँ पे लगाओगे, जो प्लस वाला साइन है उस पर आप क्या करोगे, OH नेगेटिव जोड़ दोगे, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा ऐसा, CH3C प्लस वाले पे OH जुड़ गया है, एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया था आपने तो 2 बॉन्ड बचा है आपका, CH नेगेटिव पे एक H जुड़ेगा तो CH2 हो जाएगा। ये आपका बना पहला प्रोडक्ट। तो ये क्या है, इनॉल फॉर्म बना है। अब हमें पता है कि इनॉल से बेटर फॉर्म क्या है, कीटो फॉर्म रहता है, ज़्यादा स्टेबल रहता है, तो उससे हम लोग कीटो फॉर्म बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, H का शिफ्ट करवा के, तो H यहाँ पे शिफ्ट होगा और पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, कीटो फॉर्म, और कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए बनाता है। और ये जो अभी यहाँ पे हुआ इसी को बोलते हैं टॉटोमराइजेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़। अब इसको एनसीईआरटी से हम लोग देख लेते हैं। तो क्या करना है मैंने बता दिया आपको, पाई बॉन्ड तोड़ोगे, प्लस माइनस लगाओगे, प्लस वाले पे OH जोड़ दोगे, और उसके बाद फिर आप फाइनल H का शिफ्ट करवा के जो आपका फाइनल बनता है, जैसे इस केस में इथेनॉल बन रहा था, इस केस में आपका कीटोन बना था, वो आप बना देते हो। इसको टॉटोमराइजेशन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस यहाँ पे हुआ इस 2 स्टेप में वो हमने देख लिया था। रीएजेंट यहाँ पे क्या है वो मैंने बता दिया था आपको, और यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले रिएक्शन को देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 56 नंबर रिएक्शन पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस रिएक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको ये रिएजेंट दिख जाता है, रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन पे, और यहाँ पे एल्काइन दिख जा रहा है, इथाइन दिख जा रहा है मेनली, तो आपको क्या बनाना होता है, बेंजीन बनाना होता है। मतलब यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनता है वो देख लेंगे, एनसीईआरटी जब खोलेंगे। यहाँ पे सिंपल को याद रखना है कि अगर रेड हॉट आयरन ट्यूब दिख रहा है 873 केल्विन पे, इथाइन है, तो आप क्या बना दोगे, बेंजीन बना दोगे, ठीक है। आगे समझ में। दूसरा पार्ट, यहाँ पे मान लो इथाइन दिया था, तब तो आपने बेंजीन बना दिया। कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ लेते हैं, यहाँ पे मान लो इथाइन ना देके यहाँ पे एक और CH3 ग्रुप लगा दें, ठीक है। अब इसका नाम बनाओगे तो ये अब हो गया आपका प्रोपाइन। अब यहाँ तो इन्होंने क्या किया था, इथाइन दिया था तो आपने बेंजीन बना दिया। कभी कभी क्या करते हैं, ये ज़्यादा कार्बन वाले एल्काइंस देते हैं, जैसे कि मान लो प्रोपाइन दे दिया, तब क्या करोगे, तो आपको ध्यान ही रखना है कि हमेशा 2 बॉन्ड जो एल्काइन वाले हैं, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो मान लो यहाँ पे इन्होंने प्रोपाइन दे दिया है,
तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आपको ध्यान नहीं रखना है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन हैं ये तो आपका बेंजीन बनाने में यूज हो जाएंगे। उसके बाद जो एक बचा आपका वो पार्ट वो आपके ऐड हो जाएंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि एक कार्बन पे CH3 है, तो जब भी यहाँ पे ऐड करोगे तो आपके यहाँ पे CH3 एक पे लगेगा, फिर CH3 यहाँ लगेगा और एक यहाँ लग जाएगा। कैसे लगेगा वो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी खोल के, देखो। तो बेसिकली जो बेंजीन बनता है वो कैसे बनता है, इथाइन आपके 3 मोल इथाइन आपके ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। एक एक पाई बॉन्ड खुल के यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, और ये आपका बन जाता है बेंजीन। तो अगर मान लो इसमें से एक CH3 रहा एक्स्ट्रा तो वो ये ऐसा ही दिखेगा ना आपको, जो मैं भी बोल रहा था, ठीक है। ये तो आपका बेंजीन बन गया। और ये CH3 ग्रुप अगर एक ही पे लगा है तो एक जगह एक एक पे दिखेगा, मतलब ऑल्टरनेट कार्बन पे दिखेगा। और अगर मान लो दोनों पे CH3 लगा था, ठीक है, तब उस केस में आपका हर एक कार्बन पे CH3 आपको दिख जाएगा। ये आपको करना है, मतलब कि जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है उसको यूज करके आपको बेंजीन बना लेना है। उसके अलावा जो आपके कार्बन हैं वो जहां जहां वैसे रहेंगे उस हिसाब से आपको लगा लेना है, जैसे मैंने 2 एग्जांपल आपको दे दिया। अब इंपॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी लिखती है, जो कि आपको स्टेटमेंट में देखने को मिल सकता है, वो ये है कि ये जो आपने अभी रिएक्शन किया ये बेस्ट रिएक्शन है, इसके थ्रू आप एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड्स में जा सकते हो, ठीक है। ये आपको दिख रहा है एलिफेटिक कंपाउंड है, ठीक है, लेकिन और ये आपको दिख रहा है एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये बेस्ट रूट है। आपने एक एल्केन में भी रिएक्शन देखा था जिसके थ्रू आप बेंजीन बना देते, तो उससे बेटर रिएक्शन ये है, ठीक है। ये आपको बस ध्यान रखना है कि बेस्ट रिएक्शन जो है एलिफेटिक से एरोमेटिक में जाने का वो आपका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, जिसमें हम लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन में यूज करते हैं, ठीक है। अब ये तो हमने देखा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, आपका लीनियर पॉलीमराइजेशन भी हो सकता है। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको बोला है कि पॉलीइथाइन का पॉलीमर बनाओ तो वो ऐसा दिखता है, ये ध्यान रखना, नहीं तो आप गलती करोगे। पॉलीइथाइन का अगर बना देंगे तो बहुत लोग ऐसा बना देंगे, कुछ ऐसा मतलब 2 कार्बन वाला कुछ बना के ऐसे लिख देंगे एन, ठीक है। ये ध्यान रखना कि 2 कार्बन वाला नहीं बनता, ऐसे 4 कार्बन में लिखना पड़ता है आपको। कैसे होता है ये मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये इजीली स्टेटमेंट आपको दे सकते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। तो 2-3 तो हमने ऐसे पॉलीमर्स देखे थे एल्कीन्स वाले में, एक ही हो गया, तो इजीली आपके 3 ऑप्शन बन जाएंगे और वो आपको घुमा लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पॉलीइथाइन का जो पॉलीमर है वो ऐसा दिखता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो आपने पॉलीइथाइन का पॉलीमर देखा या फिर पॉलीएसिटिलीन भी बोल सकते हैं इसको, ये जो है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी स्पेशल कंडीशंस में, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन। और इसीलिए इसको हम लोग बैटरी के इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको ध्यान रखना कि पॉलीएसिटिलीन का इसमें से कौन सा यूज है, तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं बैटरीज के उसको बनाने में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेशल कंडीशंस में कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सारे इथाइन के रिएक्शंस कर लिए। अब आते हैं हम लोग इस इंडेक्स क्वेश्चन पे, जिसके थ्रू हम लोग ऑलमोस्ट सारे रिएक्शंस को रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें याद है या नहीं है। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है यहाँ पे इथेनॉइक एसिड, मतलब कि एक एसिड दिख रहा है, यहाँ पे NaOH दिख रहा है जो कि बेस है। क्या आपको यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन दिख रहा है? अभी हमने एक एसिड बेस रिएक्शन किया था जहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एसिडिक हाइड्रोजन को हटा के Na से रिप्लेस करते थे। सेम वही चीज यहाँ पे करना होगा। ये रिएक्शन आपको याद नहीं, लेकिन हमने देखा कहाँ था, हमने ये रिएक्शन एल्कीन्स में देखा था, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जो कि सोडा लाइम प्रेजेंस में होता था। उसमें पहला स्टेप ये था कि आपको सोडियम सॉल्ट बनाना पड़ता, ठीक है। तो उसमें होगा क्या, सबसे पहले ये H यहाँ से रिप्लेस होगा Na के थ्रू और ये बन जाएगा CH3CONA। क्या हमने सही सोचा? देखते हैं। तो हमने सही सोचा है, CH3CONA बन गया, ठीक है। उसके बाद आपको याद आना चाहिए कि अरे CH3CONA अगर सोडा लाइम के प्रेजेंस में रिएक्ट हो रहा है तो क्या बनता है। सबसे पहले दिमाग आना चाहिए कि सोडा लाइम क्या है। सोडा लाइम आपका कैल्शियम ऑक्साइड NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है, यही था। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हमने देखा था ये चीज। तो उसके प्रेजेंस में क्या होता था, उसके प्रेजेंस में आपको याद आना चाहिए कि अच्छा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता था कि एक कार्बन कम वाला कंपाउंड बनता था, एक कार्बन कम वाला एल्केन बनता था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक कार्बन 2 कार्बन, मतलब 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, मतलब कि जो फाइनल आपका एल्केन बनेगा वो 1 कार्बन वाला बनेगा, जो कि क्या होता है, मीथेन होता है। तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे, मीथेन बनना चाहिए। देखते हैं सही सोचा है नहीं सोचा, सही सोचा है, मीथेन बना यहाँ पे, ठीक है। अब आगे दिख रहा है आपको यहाँ पे Cl2 और H। क्या हमें याद आएगा कि एल्केन में अगर Cl2 H के प्रेजेंस में रिएक्शन होता था तो क्या वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था, जहाँ पे H रिप्लेस होकर Cl से, मतलब जहाँ पे H को हम लोग Cl से रिप्लेस करते थे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था। ये दिमाग में आना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे एक H रिप्लेस होकर Cl लग जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा CH3Cl, एल्काइल हैलाइड बन गया यहाँ पे आपका एक। अच्छा, तो देखते हैं सही सोचा नहीं सोचा। तो आप देखोगे यहाँ पे तो CH3Cl बन रहा है, सही सोचा है। अब आपको दिख रहा है कि अच्छा एल्काइल हैलाइड है यहाँ पे मेरा, एल्काइल हैलाइड है मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने तो लिख दिया वुड सेक्शन, तो हमें पता चल गया। बाकी हमें पता है कि सोडियम और ड्राई ईथर दिखे और एल्काइल हैलाइड दिखे तो हमें वुड सेक्शन करवाना था, जिसमें क्या करना होता था, हम लोग को रेडिकल बनाना पड़ता था, CH3 रेडिकल, और जो रेडिकल बनाना है उसको आपस में जोड़ देते थे। तो यहाँ पे आपका मिथाइल रेडिकल बनेगा, जो फाइनल आपका जुड़ के क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। तो देखते हैं सही सोचा नहीं सोचा हमने। तो हाँ, यहाँ पे आपका क्या बन गया, इथेन बन गया, ठीक है। अब आप आगे देखते हैं, इथेन में हमें दिख रहा है कि Cl2 का रिएक्शन हो रहा है। तो अगर C2H6 के साथ आपका यहाँ पे Cl2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे फिर से हेलोजिनेशन होगा, मतलब कि एक H हटेगा और Cl लग जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा C2H5Cl। देखते हैं आगे हम लोग, C2H5Cl बन गया, जो कि यहाँ पे हुआ था। सेम एल्काइल हैलाइड यहाँ पे भी आपका बन गया। अब एल्काइल हैलाइड में आपको दिख रहा है एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन हो रहा है। तो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन अगर हो रहा है तो आपको याद आना चाहिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता था, जिसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता था, मतलब H और आपका हेलोजन ग्रुप जो है निकलेगा। और वो निकालते समय हम लोग को ध्यान रखना है कि हमें मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनाना है। तो इस केस में हम लोग Cl, यहाँ तो 2 ही कार्बन है तो आपका एक ही बनेगा यहाँ पे प्रोडक्ट, तो Cl निकलेगा, इससे एक कार्बन से H निकलेगा, तो यहाँ पे आपका एल्कीन बन जाता था। तो यहाँ पे आपका एल्कीन कौन सा बनना है, 2 कार्बन वाला एल्कीन बनना है, तो आपका इथीन बनेगा यहाँ पे। तो देख लेते हैं सही सोचा नहीं सोचा। हाँ, तो आपका इथीन बन गया। इथीन में आपका Br2 ऐड हो रहा है, Br2 ऐड हो रहा है। तो कैसे होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, Br जुड़ जाएगा। ये कैसा रिएक्शन था, जेमिनल आपका विस्नल डाइहाइड्स बनता था इसमें। देखते हैं सही सोचा हमने या नहीं।
तो सही सोचा हमने, देखो अलग अलग कार्बन पे Br जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एल्कोहलिक KOH दिख रहा है। अगर फिर से एल्कोहलिक KOH दिखे तो आपको अच्छा ये तो रिएक्शन हमें देखने को याद आ रहा है, एल्काइंस में हमने दिखा थी रिएक्शन अभी जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होता था तो एक बार Br यहाँ से निकालेंगे, फिर बीटा कार्बन से हम लोग H निकालेंगे और एक बार पाई बॉन्ड लगाएंगे, फिर अगले स्टेप में आपको फिर NaNH2 दिख रहा है, तो वो तो कंप्लीट रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे आपका इथाइन ही बन जाएगा। तो पहले स्टेप में आपका देखो एक Br निकल गया और पाई बॉन्ड लग गया, दूसरे स्टेप में NaNH2 एक और पाई बॉन्ड लगा देगा और एक और Br निकाल देगा, तो अगले स्टेप में क्या बन गया आपका, देखो इथाइन बन गया। इथाइन अगर रेड हॉट आयरन ट्यूब के प्रेजेंस में दिख जाए तो हमें क्या करना होता है, बेंजीन बनाना पड़ता है। अभी हमने देखा सेम चीज़ आपका बेंजीन। इस तरीके से आपको रिएक्शंस को करना पड़ता है। अगर कन्वर्जेंस है तो इस तरीके से कन्वर्जेंस को कर लो, ठीक है। आपको पूरा चैप्टर जो है ऐसे रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इथाइन को कंप्लीट कर लिया। इथाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने स्टार्टिंग में हाईलाइट किया हुआ है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये रहा, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो मैंने हाईलाइट किया तो बताता हूँ मैं। सबसे पहले ये तो आपको पता ही होगा, 10th में हम लोग पढ़ते थे कि एसिटिलीन जो है उसको आर्क वेल्डिंग में यूज़ करते हैं हम लोग, और एसिटिलीन को डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, उसको हम लोग ऑक्सीजन गैस के साथ मिक्स करने के बाद यूज़ करते हैं, जिसको ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आइसोमरेशन वाला, कि किसमें कितने पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो ब्यूटाइन है उस केस में आपका 2 आइसोमर बनता है, एक ब्यूटवाइन बना के देख लेना, बस याद रखो। 4 कार्बन वाला जो आपका एल्काइन है उसमें आपके 2 पोजीशन आइसोमर्स बनते हैं, 5 कार्बन वाले में 3 बनता है, ठीक है। और जो 6 कार्बन वाला है, ठीक है, उसमें आपका 7 बनता है, ये याद रखो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि 5th मेंबर जो भी एल्काइन का उसका बताओ कितने आइसोमर्स है, तो आप मोस्टली कंफ्यूज जाएंगे। 5th मेंबर जो है वो सोचेंगे कि 5 कार्बन वाला है, मतलब कि पेंटाइन, लेकिन पेंटाइन नहीं होता है। जो 5th मेंबर है वो आपका हेक्साइन होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके कितने बनते हैं, 7 आइसोमर्स, उसके 7 पोजीशन आइसोमर्स बनते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको स्ट्रक्चर तो पता ही है एल्काइन का, ये सब केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट है। इसमें एक लाइन थी यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकल होता है, ये भी आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो, तो ये मैंने बस ऐसे हाईलाइट कर लिया था। तो यहाँ पे आपका जो एल्काइन है वो खत्म होता है। अब हमें देखना था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो एल्कीन का बचा था उसको हम लोग देख लेते हैं, और फिर आपका एल्काइन तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका बस एक बचेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म निकालते हैं। हाँ, तो ये था, एल्कीन के कुछ प्रॉपर्टीज भी थे उसको देख लेंगे, और ज्योमेट्रिकल आइसोमराइजेशन वाला पार्ट भी। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एल्कीन्स को हम लोग ओलेफिन्स भी बोलते हैं, जैसे कि हम लोग एल्कीन्स को पैराफिन्स बोलते थे, जो कि क्योंकि वो मोस्टली इनर्ट होते थे। तो ओलेफिन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि नाम में ही है, ऑयल फॉर्मिंग ये होते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला सबको पता है। पहला मेंबर जो इसका है वो, जैसे उस केस में आपका मीथेन था, यहाँ पे मीथेन नहीं होता है। पहला जो इसका मेंबर है वो इथीन होता है, जिसको इथाइलिन भी बोलते हैं। तो कभी अगर इथाइलिन आपको दिखता है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इथाइन नहीं है, ये आपका एल्कीन ही है। इथीन इसको, मतलब इसका IUPAC नेम इथीन है। इथाइलिन इथीन एक ही चीज़। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने देखा था जब हमने एल्कीन्स के रिएक्शन देखे थे, तो वहाँ आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सारे जो मोस्टली रिएक्शन थे वो एडिशन रिएक्शन से, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थे। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों दिखाते हैं, इसका रीजन है कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनता है, आपको पता है पाई बॉन्ड जो है वो लेटरल ओवरलैपिंग के कारण बनता है, तो वो वैसे भी वीक बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे जो वीक बॉन्ड बनता है, जो आपका वीक पाई बॉन्ड होता है, उसी के कारण जो उस पाई बॉन्ड में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली हेल्ड होते हैं, और इसी लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर पाता है इजीली, और इसीलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इजीली दिखाते हैं। तो आपका इजीली क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे AR वो बना सकते हैं, जहाँ पे जो एसर्शन होगा वो बना देंगे कि जो एल्कीन्स है उसमें लूजली हेल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और रीजन वो ये वाला दे देंगे आपको, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये आराम से आप कर लोगे। दूसरा इन्होंने ये भी पॉइंट लिखा है कि जो एल्कीन्स और एल्केन्स का अगर आप स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे तो एल्केन्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कीन्स में यही जो पाई बॉन्ड है, इसके कारण वो उस पर इजीली इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, और इसलिए वो स्टेबल नहीं रहते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो यही इस एल्कीन्स को अनस्टेबल बनाती है, भले ही एल्कीन्स में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एल्कीन्स के मुकाबले, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हमने बात कर लिया पहला मेंबर क्या है वगैरह। फिर हम लोग देखते हैं, ये देखो आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है जहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स वो काउंट करने बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना बना के कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर है इसमें इन्होंने सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए बोले, ठीक है। आप ट्राई कर लेंगे। अब आपको देखना है आइसोमेरिज्म, जिसमें एल्कीन्स में आपको ये ध्यान देना है कि एल्कीन जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो दिखाता ही है, साथ ही साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी दिखाता है। एल्कीन्स के साथ ऐसा केस नहीं था, वो कंफर्मेशन दिखाता था और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिखाता, ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाता था। क्यों नहीं दिखाता था? क्योंकि वहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं होता, तो इसको इजीली रोटेट कर पाते थे। तो अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है रोटेशन में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो होगा। एक तो ये आप समझ सकते हैं। तो एल्कीन्स तो देखो दोनों दिखाता है, ये आपको सबसे पहले चीज़ आपने यहाँ पे देख ली। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हो कि जो ब्यूटीन अगर है तो उसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो 3 बनेंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है 3 आपके आइसोमर्स बनते हैं। वहीं अगर आप पेंटीन की बात करोगे तो वहाँ पे आपके 5 बनते हैं। अब ये पूछ सकते हैं इसमें, जैसे आइसोमर तो सब बता देंगे, मान लो आपको सामने आइसोमर बना के दिया हुआ है 1 2 3, और पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से चेन आइसोमर्स है, कौन से पोजीशन आइसोमर्स है, तो उसमें कैसे करना है। तो देखो चेन आइसोमर्स में क्या होता है कि जो मेन आपका कार्बन चेन का लेंथ है वो चेंज होता है। जैसे अगर आपको 1 और 2 को देखोगे तो दोनों में आपको ब्यूट दिख रहा है, और अगर आप खुद से बनाओगे भी तो आपको देखेगा कि यहाँ पे भी 4 कार्बन वाला ही हम लोग मेन चेन लेंगे, यहाँ भी 4 कार्बन वाला, तो यहाँ पे चेन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये चेन आइसोमर्स नहीं है। यहाँ पे आपको क्या किस में डिफरेंस दिख रहा है? आपको यहाँ पे पाई बॉन्ड के पोजीशन में दिख रहा है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स है। इसलिए लिखा हुआ है कि 1 और 2 जो है वो आपके क्या है, पोजीशन आइसोमर्स हैं। लेकिन अगर मैं 1 को
3 के साथ कंपेयर करूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे चेन का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो ब्यूट है, यहाँ पे आपका प्रॉप है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन वाला मेन चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन वाला मेन चेन है। तो इसलिए जो 1 और 3 है वो आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स है। सिमिलरली 2 और 3 भी आपस में चेन आइसोमर्स है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको आपको इस तरीके से हैंडल करना है। अब आते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, उसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है, जिसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जिसमें जो ग्रुप्स हैं उनका स्पेशियल अरेंजमेंट अलग होता है, मतलब कि स्पेस में जो उनका अरेंजमेंट है वो अलग होगा, इसलिए वो आइसोमर्स अलग है। बाकी सब उसमें सेम रहता है, पोजीशन वगैरह, चेन लेंथ सब सेम है, बस पोजीशन का फर्क है। स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसका क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन जो है वो फ्री नहीं है, पाई बाउंड के अराउंड जो रोटेशन है फ्री नहीं है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। क्योंकि अगर फ्री होता तब तो कंफर्मेशन दिखाता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रहता ही नहीं। तो ये तो समझ में आ गया कि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर देखना है तो उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना इंपॉर्टेंट है, मतलब पाई बाउंड होना इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम लोग 2 टाइप के आइसोमर देखते हैं, एक तो सिस आइसोमर, एक ट्रांस आइसोमर। तो ये तो मोस्टली को पता होगा कि सिस आइसोमर में जो दोनों सेम ग्रुप्स होते हैं वो एक साइड ही होते हैं, और ट्रांस में जो दोनों सेम ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी आपको क्वेश्चन दिखेगा, जिससे मैंने डिस्कस किया भी था एल्कीन वाली वीडियो में, वहाँ पे बोला था कि क्या प्रोपीन जो है वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो अगर मैं प्रोपीन को बनाता हूँ तो वो कुछ ऐसा दिखता है, C सिंगल बॉन्ड C, मतलब इस मिडल बनाता हूँ, यहाँ पे 3 है तो H, यहाँ पे H3 और यहाँ पे, ठीक है, अगर इसको खोल के बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, C डबल बॉन्ड C, H है तो यहाँ पे एक H ग्रुप लगा हुआ है, एक इस पे CH3 लगा हुआ है और इस पे आपका HH लगा। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा कार्बन है जिसपे दोनों ग्रुप जो लगे हैं वो सेम है। तो अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करवाना है किसी भी ग्रुप से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो तभी शो करेगा जब दोनों कार्बन पे जो ग्रुप्स लगे हैं वो अलग अलग होने चाहिए। मतलब कि इस कार्बन पे जो ग्रुप्स लगे हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, मतलब अगर इसको मैं A और B बोलता हूँ तो A और B इक्वल नहीं होने चाहिए, अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए। सिमिलरली इस पे भी वही होना चाहिए, अगर इसको मैं C और D बोलता हूँ तो C और D अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, लेकिन एक कार्बन पे जो ग्रुप्स है वो आपके अलग अलग होने चाहिए। जैसे दोनों अगर सेम ग्रुप है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आप देख के बता सकते हो कि ये शो करेगा या नहीं करेगा। तो उसी का यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है, जैसे कि इन्होंने दिखाया कि ये सिस दिखा रहा है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। क्यों दिखा रहा है, देखो इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप्स हैं, एक CH3 लगा है, एक H लगा है, तो अलग अलग ग्रुप्स हैं। सिमिलरली इस कार्बन पे भी अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। वैसे यहाँ पे देखोगे तो इस कार्बन पे भी अलग ग्रुप्स हैं, इस कार्बन पे भी आपके अलग ग्रुप्स हैं, इसलिए दिखा रहा है। अब आपका एक क्वेश्चन आता है डायपोल मोमेंट के ऊपर कि कौन ज़्यादा पोलर है, सिस या ट्रांस, वो पूछते हैं। तो पोलैरिटी कब ज़्यादा होती है, जब डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। तो देखो ट्रांस में आपको दिख रहा है कि जो देखो CH3 है उसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp3 होगा, और इस कार्बन का sp2 है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये sp3 है, ये sp2। तो अगर मैं पूछूंगा कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो ये वाला कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ आपका इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। सिमिलरली इसका डायरेक्शन जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, इसका निकालोगे तो वो कुछ ऐसा होगा, इसका निकालोगे कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ट्रांस के केस में जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो आपस में आप एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और इस केस में दोनों जो है आपस में वेक्टर एडिशन हो जाएगा यहाँ पे, और नेट कुछ निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड हो जाए, तो जो नेट डायपोल मोमेंट है वो किसका ज़्यादा होगा, सिस का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ट्रांस। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो डायपोल मोमेंट होता है ट्रांस का वो हमेशा सिस से कम होता है। अब इस केस में अगर आप देखोगे, क्योंकि ये दोनों ग्रुप जो लगे हैं वो सेम है, तो जितना वो इधर डायपोल मोमेंट दिखा रहा होगा उतना ही ये दिखा रहा होगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे। इसलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट इस केस में 0 होता है, जो कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इस केस में जो ये ट्रांस वाला है इसमें डायपोल मोमेंट 0 है। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे फ्लोरीन होता है, यहाँ पे Cl होता, तो इस केस में भी ये ट्रांस ही होता, लेकिन फ्लोरीन जिस पावर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचता उतने पावर से क्लोरीन नहीं खींचता, और इसीलिए यहाँ पे ट्रांस भले ही कुछ ना कुछ कैंसिल करता लेकिन नेट 0 नहीं आता। आया समझ में? तो इसलिए म्यू ट्रांस जो है हमेशा 0 होगा, ये सही स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन म्यू ट्रांस हमेशा सिस से कम होगा, ये सही स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखना। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है आपके डायपोल मोमेंट पे, और अभी हमने देखा कि जो सिस है उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है ट्रांस के कंपैरिजन में, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस से। दूसरा आपको देखना है मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमेट्री। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा, जैसे इस केस में ट्रांस ज़्यादा सिमेट्रिकल है, तो वो अच्छे से पैक हो पाएगा, अपना जो भी वो सॉलिड स्ट्रक्चर बनाएगा उसमें अच्छे से पैक हो पाएगा। जो अच्छे से पैक हो पाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, क्योंकि बेटर पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे होती है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी, मैंने आपको बता दिया। अब आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो जो हो रहे हैं वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा इस टाइप का, जो अभी आपने ऊपर 2 एग्जांपल देखे, उसमें देखा कि इस कार्बन पे जो ग्रुप्स लगे हैं XY, वही सेम ग्रुप्स इस कार्बन पे भी लगे हैं। तो मतलब एक तो ये टाइप हो सकता है कि C पे XY ग्रुप लगा है तो इस C पे भी वही ग्रुप्स लगे हैं, बस ऊपर नीचे। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस कार्बन पे मान लो XY लगा है तो इसमें ZW, मतलब सारे ग्रुप्स ही अलग हैं, मतलब कोई भी ग्रुप, किसी कार्बन का एक भी ग्रुप जो है मिलता नहीं है किसी। या फिर हो सकता है कि एक ग्रुप तो मिल रहा है लेकिन दूसरा ग्रुप जो है नहीं मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये सारे जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कब शो नहीं करेगा? जब मान लो इस पे XX होता, तो आपको क्या दिख रहा है कि XX का मतलब कि सेम कार्बन पे दोनों ग्रुप्स आपके सेम है, तो मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको XX दिख जाए और वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, आपको आंसर वही देना है जिसपे दोनों ग्रुप जो है कार्बन पे सेम है। आया समझ में? वही यहाँ पे देखो पूछा है वही क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आपको वही देखना है कि जो कार्बन है पाई बॉन्ड वाले, उस पर दोनों ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए। इस पे तो है, तो ये कर लेना सॉल्व, मैंने समझा दिया। तो यहाँ पे आपका एल्काइंस भी खत्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म। अब आपका सिर्फ बचता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बाय।